Hey friends, good morning. uh, लास्ट वीक में नहीं आ पाया था, थोड़ा थोड़ा काम था। तो ठीक है, आज आए हैं लाइव, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे। आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू दी इंटरव्यूज, कुछ कैरियर ओरिएंटेड कुछ भी है, तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। और हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। आजकल क्या होता है, बीए, आजकल तो आपको मालूम है एजाइल स्क्रम चलता है, ठीक है ना। एजाइल स्क्रम में जनरली क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का उतना स्कोप होता नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज में क्या रहता है कि आपको जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उसमें आपको बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट बनाएं, क्योंकि वो थोड़े से वाटरफॉल और एजाइल, मतलब कह लें कि प्लानिंग, टिल प्लानिंग एरिया जो रहता है ना उसका प्रोजेक्ट का, वो रहता है हमारा वाटरफॉल मॉडल में, और एग्जीक्यूशन जो है उसका वो लोग करते हैं एजाइल स्क्रम में। तो इस तरह के इन्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा जब आप किसी कंपनी में जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस एनालिस्ट का है वो जरूर आपका पक्का होना चाहिए। तो किस कंपनी में, किस प्रोजेक्ट में, किस सिचुएशन आपकी पड़ जाएगी आपको नहीं मालूम चलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कंपनी में कि भाई मैं तो एजाइल स्क्रम मास्टर हूँ, मैंने पीओपीएम सर्टिफिकेशन कर रखा है, मैं फलाना पूरा एजाइल में काम कर लेता हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। है विश्वा भाई, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस है तो आप डालिए, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। अच्छा तो अब क्या होता है, देखिए, दो मैंने आपको बताया ना, ये जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं इस तरह की, जो पूरा बिजनेस एनालिस्ट का जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, और ये इसके बाद वो डेवलपमेंट टीम को देगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और फिर वो एग्जीक्यूशन करेंगे, टेस्ट करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। ये एक ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल है, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज हैं, जिस जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और जिनके क्लाइंट नॉन टेक्निकल क्लाइंट हैं, डेफिनेटली आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे। तो बीआरडी, एफआरएस और एसआरएस, एचएलडी, हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये सब आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप वीडियोस गो थ्रू करो, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप रखिए, मैं इसको जरूर कोशिश करूंगा आंसर करने का। एक और चीज था कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो आप जो 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 भी कंपनी फॉर्मेट देती है आपको काम करने के लिए, जो बीआरडी का रहता है या जो भी है, तो उसको डेफिनेटली आप उन्हीं को फॉर्मेट को फॉलो करें, क्योंकि वो क्लाइंट साइड का अप्रूव्ड फॉर्मेट होता है। तो आप अपना आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड और कोई पुराना ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट आप काम करोगे तो नहीं जमेगा। तो ये पॉसिबल है कि आपने जो बीआरडी बीआरडी ही है, लेकिन वो दूसरी कंपनी में जैसा बनाया हो उससे थोड़ा डिफरेंट आपको बनाना पड़े। तो अगर यूनिवर्सल बीआरडी फॉर्मेट की बात करें तो थोड़ा चेंजेस आपको मिलेंगे कंपनी टू कंपनी में, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये लोग गलत बना रहे हैं या वो लोग गलत बना रहे हैं, सब सही बना रहे हैं, सबकी अपनी तरह से विजुअलाइजेशन होता है, कोई किस तरह। लेकिन आप एज ए बीए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि जैसा चाहिए उनको हम बना के दे देंगे आप। तो एजम्पशन और जितने भी आपके रहते हैं ना कॉन्स्ट्रेंट्स, बिजनेस केसेस, एज इज प्रोसेस, टू बी प्रोसेस, ये तो कॉमन ही रहेगा कहीं भी। कहीं कहीं क्या होता है, वो लोग आर्किटेक्चर डायग्राम्स और डेटा फ्लो डायग्राम्स को भी इसमें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वही कह रहा हूँ, डिपेंडेंट होता है हर प्रोजेक्ट, कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना, उतना टेंशन वाली बात नहीं होती है। Case study, my water method is clear. Oh wow, good, Vishwa. So now I think you need to focus on the agile scrum. I know many of the people getting rejected in their interviews because of the uh, less awareness about the agile scrum ceremonies. They put the same question in a different way. You then, if you don't have a really experience in that area, well, you're not well versed. You will be caught up.
They will assume, or they will identify, oh, this person is definitely haven't written any user stories and all that. बहुत ही की चीज बता रहा हूँ, यूजर स्टोरी और यूज केसेस आर टू डिफरेंट थिंग. अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप यूजर स्टोरी पहले बनाते हो, यूज केसेस बनाते हो, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल आंसर है कि यूज केस हमारा मेन होता है. एक यूज मतलब यूज केस में मल्टीपल यूजर स्टोरीज हो सकती हैं, ये ऐसा आप समझो. तो जब आप देखोगे कि आप देखते हो कि जब यूज केस डायग्राम भी बनाते हो आप, तो उसमें जो इक्लिप्स होता है ना, वो एक यूज केस होता है. और एक यूज केस में मल्टीपल यूजर आप लिख सकते हो. ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है. आप इम्प्रेस कर सकते हो इंटरव्यूअर को इस चीज से. ठीक है ना? हाय अर्जुन. एमओएम, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. एमओएम देखिए, अर्जुन का क्वेश्चन है व्हाट इज एमओएम एंड हाउ हाउ टू यूज इट ड्यूरिंग एनालिसिस. देखिए, अगर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में हैं तो एमओएम बहुत ही स्किल्ड और पॉइंटेड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड है. एमओएम में क्या होता है, जब आप आपने 10 रिक्वायरमेंट डिस्कस की, उन 10 रिक्वायरमेंट में से 5 रिक्वायरमेंट फाइनल हो गई, तो आप अपने एमओएम में क्लियरली मेंशन कर दो, डिस्कस दिस रिक्वायरमेंट आईडी फलाना और समथिंग, एग्रीड विद क्लाइंट, एग्रीड विद स्टेक होल्डर्स, गुड टू गो हेड. Second requirement, discuss and agreed and good to go ahead. This is the base of your kind of signing off on the requirement. Signing of the requirement, this is what you have to develop, not the final outcome of the requirement, but this is what is agreed. You can go ahead and develop that, and you can implement and further deliver it to client. That is the agreement. I can say definition of ready, you can say. ठीक है ना? और एमओएम में अगर कुछ आपको उनसे फर्दर रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर वो बोलते हैं कि वी विल कम बैक, तो वो आप मेंशन कर दो कि क्लाइंट हैज एग्रीड टू शेयर blah 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 things on particular date or next week or something, and so that we will proceed in that way. तो ये अच्छा, हमारी तरफ से कुछ डिलीवरेबल है कि एग्री टू डिलीवर दीज थिंग्स इन नेक्स्ट वीक और समथिंग. तो ये एमओएम डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है. और एक चीज ध्यान रखिए, एमओएम में अगर सोचिए कोई नया रिक्वायरमेंट वो लोग ला रहे हैं, तो उसको आप लिख लीजिए, रिसीव्ड अ न्यू रिक्वायरमेंट समथिंग, लिटिल एक्सप्लेनेशन, हाई लेवल ओनली, we will incorporate in the upcoming sprints, like that. So that is something you can put in your backlog. और वो बैकलॉग आपका बनता जाएगा. तो जब आप रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन में जाते हो, तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो, भाई देखो ये हमारे पास बैकलॉग है, आप विच आर द रिक्वायरमेंट्स यू वांट टू सी इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. तो वो उस प्रायोरिटाइज कर लेगा. क्लाइंट नहीं प्रायोरिटाइज कर रहा है, ही इज नॉट इन दैट पोजीशन, यू कैन सजेस्ट, बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट शुड बी हैविंग ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो देखेगा कि अच्छा मैंने लॉगिन बना दिया, लॉगिन के बाद में क्या डैशबोर्ड बनेगा ना भाई. लॉगिन के बाद में आप कोई परचेज मॉड्यूल का कोई ट्रांजैक्शन स्क्रीन तो बनाओगे नहीं. तो लॉगिन के बाद में फर्स्ट एक्सपेक्टेड थिंग इज डैशबोर्ड, जहां पर वो अपनी कुछ चीजें देख पाएगा. लेफ्ट मेनू में क्या है, राइट में आप हॉरिजॉन्टल मेनू में क्या है, मिडिल एरिया में क्या दिखाना है. तो ये सिक्वेंशियल जो यूजर जर्नी होती है ना, ये बहुत ही मायने रखती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, वो विजुअलाइजेशन के लिए. ठीक है ना? एमओएम जरूर आप भेजिए, और वो एक बहुत ही अच्छा टूल है एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट्स पे और फर्दर फॉलोइंग अप पे. ओके, तो ये जरूरी है. ठीक है, आई थिंक आई आंसर्ड यू एंड अर्जुन, आई थिंक, राइट. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हेन वी स्टार्ट रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन वी स्टार्ट रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. हाँ, तो ठीक है ना. तो अब प्रोजेक्ट किक ऑफ हो गया. एक फेज होता है प्रोजेक्ट किक ऑफ. तो किक ऑफ क्या होता है कि आप स्टेक होल्डर्स मालूम कर लिए हो, कौन कौन से स्टेक होल्डर से आपको किन तरह की रिक्वायरमेंट्स मिल सकती है. आपने एक एसएमई आइडेंटिफाई किया जो फिनेंस की रिक्वायरमेंट देगा. एक प्रोक्योरमेंट टीम का आदमी आइडेंटिफाई कर लिया क्लाइंट के साइड से, जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट्स देगा. और सब छोड़ो, हो सकता है उनकी तरफ से कोई एक प्रोडक्ट ऑनर या एक वन एसएमई हो जो आपको सारी रिक्वायरमेंट देगा.
ये चीजें जब कंफर्म हो जाती हैं तो आप उनके साथ में मीटिंग सेटअप करो और शुरू करो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। जो जो रिक्वायरमेंट कैप्चर होती जाए उसको बैकलॉग में डालते जाओ और इसके बाद में उसको रिफाइनमेंट करो। रिफाइनमेंट के टाइम में आपको और कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो फिर से मीटिंग रखो, फिर से क्लैरिफाई करो जब तक वो प्रॉपर शेप में ना आ जाए, सिंपल। और जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए उसको उठा के एग्जीक्यूशन में डालो स्प्रिंट में। बिल्कुल सिंपल है। तो इनिशियल फेज में ही हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। विश्वा, हाउ कैन वी क्रिएट द बेस्ट एजेंडा फॉर द मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स? बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। एजेंडा आपका बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके आपके मीटिंग इनविटेशन में वही लोग होने चाहिए जिनसे आपको रियली इंटरेक्ट करके रिक्वायरमेंट गैदर करना है, rather than क्या बोलते हैं उनको, डाइवर्टर्स। वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ पीपल जो डाइवर्ट कर देंगे आपके डिस्कशन को। जो वो कहते हैं ना, स्टेक होल्डर एनालिसिस होते हैं, जो आपके थ्रेड्स होंगे, जो आपके अच्छे जो निगेटिव स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है निगेटिव स्टेक होल्डर्स, उनको उनसे हम दूर रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, निगेटिव स्टेक होल्डर्स बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन वाले होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनको मीटिंग में मत रखो, बट जब आप कुछ ईमेल एक्सचेंज कर रहे हो, जब आप प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का डेमो दे रहे हो, तो जरूर इन्वॉल्व करो उनको। और उनको अगर वो कुछ कहते नहीं नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो उनको बोलो कि दिस इज व्हाट वी हैव एग्रीड विद दीज स्टेक होल्डर्स। इफ यू रियली थिंक इट्स अ चेंज, देन आई नीड टू, देन बिकॉज वो वाले स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे उस मीटिंग में जिसने उन्होंने रिक्वायरमेंट कंफर्म की थी। तो ये निगेटिव वाले के साथ में आपस में ओरल कर लेंगे, अपना बहस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो कर लेंगे। और फाइनली आपका काम इंटेलिजेंटली क्या करना है आपको। सो फाइनली व्हाट वी शुड बी डूइंग, वो उन दोनों में से आप कुछ भी किसी एक का पकड़ के बोल दो। अगर वो उस पर फिर से कुछ नहीं देते ऑब्जेक्शन, तो आप उनको एमओएम में, फिर एमओएम काम आएगा। देखो, एग्रीड ऑन दिस रिक्वायरमेंट टू बी एग्जीक्यूट इन दिस वे, देयर इज नो फर्दर चेंजेस। और सपोज अगर फर्दर चेंजेस आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मीटिंग में सबने एग्रीड किया है, तो आप लिखो एग्री टू अपडेट दिस रिक्वायरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस इन दिस रिक्वायरमेंट आईडी और दिस यूजर स्टोरी, जो विच विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। तो ये एमओएम का भी यूटिलाइजेशन देखिए कैसे होता है, ठीक है ना। तो एजेंडा बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए किस मॉड्यूल का। और अगर पॉसिबल है तो जैसे आपको 5 रिक्वायरमेंट का आप डिस्कशन करने जा रहे हो, तो वो रिक्वायरमेंट का डिटेल्स आप हाई लेवल आप मीटिंग इनवाइट में ही भेज दो, सो दैट वो स्टेक होल्डर्स जो रहेंगे ना, उनको थोड़ा आइडिया पहले से लग जाएगा कि हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो अगर उनको कुछ प्लानिंग करनी है, पहले से प्रिपरेशन करनी है, तो क्लाइंट साइड के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी प्रिपेयर होके आएंगे, रेदर देन कि आप उनको एक कॉल में बुला लो और क्वेश्चन फेंक दो और वो फिर सोच रहे हैं भाई क्या करना चाहिए। तो आइडियली यू शुड प्लान अहेड 1 वीक एटलीस्ट एज पर देयर कैलेंडर, और आपका एजेंडा और क्या आप डिस्कस करने वाले हो बहुत क्लियर होना चाहिए, सो दैट वो लोग भी प्रिपेयर करके आए आपके पास जब भी मीटिंग हो, ठीक है ना। सीसी सीसी हम लोग निगेटिव स्टेक होल्डर्स को सीसी में रख सकते हैं, बिल्कुल। आपको जिन लोगों से एक्चुअली बात करनी है, जो आपके लिए रियली हेल्पफुल होने वाले हों, उनको ही आप 2 में रखें, बाकियों को सीसी में रखें। सीसी में आप अपने ऑलवेज प्रोजेक्ट मैनेजर को, अपने आर्किटेक्ट्स को, और अपने जो क्लाइंट साइड के जो मेन आदमी लोग हैं निगेटिव या जो भी हैं, उनको भी सीसी में रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 2 में आप उनको ही रखो जिनसे आपको डायरेक्ट बात करके रिक्वायरमेंट लेना हो या कंफर्म करवाना हो, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है ना। अच्छा, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस टेक्निक, हाउ टू फाइंड देम, वही है ना स्टेक होल्डर्स आरएससीआई मैट्रिक्स, राइट। तो उसमें क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, वो क्या रहता है ना कुछ, आरएसीआई, कंफर्म, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड वाला कैटेगरी में किसको रखोगे, पीएम और ये जितने निगेटिव स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, इनको रखते हैं हम लोग। और जिनसे आपको रिक्वायरमेंट लेना है उनसे रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप रिस्पॉन्सिबल है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। और रिक्वायरमेंट कंफर्मेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइंट साइड का बंदे का नाम लिखो। तो एक आरएससीआई मैट्रिक्स एक मैंने बनाया है, शायद ने नहीं बनाया क्या,
वीडियो, तो मैं बनाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं एक आरएससीआई मैट्रिक्स पे एक वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि हम अपने प्रोसेस, जो स्टेप्स हैं, उनके साथ में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, कौन कंसल्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, वो मैपिंग करके रख देते हैं हम, और उसको फॉलो करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ विश्वा, हाँ बिल्कुल सही बात बताया आपने, आरसीआई मैट्रिक्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, पावर ग्रिड आल्सो, आई गेस पावर ग्रिड कर सकते हैं, बट मुझे उतना नॉलेज नहीं है पावर ग्रिड का। बहुत सारी चीजें हैं यार, आप सिंपल एक एक्सेल शीट बना लो और उसमें ही आप मेंशन कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो आपके इंटरनल पर्पस के लिए है ना, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि जैसे आप बीआरडी लिख रहे हो, तो बीआरडी का अप्रूवर कौन होगा। आप हर किसी को नहीं बोल सकते, हर किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकते हो ना अप्रूवर लिस्ट में, इन योर बीआरडी। तो वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और क्लाइंट ही बताएगा कि अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम मैं अप्रूव करूंगा रिव्यू करके, तो आप उसका नाम मेंशन करो, ऐसे ही रहता है। अच्छा, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं यूज केस यूजर स्टोरीज पे। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने रिसेंटली देखा यार, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया था इस चीज पे। तो यूजर स्टोरी, और ये देखिए देखिए सिंपल लगता है ये, देखिए कि हाँ, एज ए जो भी फॉर्मेट है, एज ए यूजर आई वांट टू डू दिस एंड सो दैट आई कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस, वो सिंपल लगता है। लेकिन जब वो सिनारियो दे देते हैं आपको ना, तो आप जाते हो फंस। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करो, वो केस स्टडी गूगल से उठा उठा के प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, बता रहा हूँ मैं। बीआरडी एफआरएस डॉक्यूमेंट के अलावा कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं? देखो भैया, अगर ट्रेडिशनल कंपनी है, ट्रेडिशनल मेथोलॉजी फॉलो हो रहा है, तो पक्का आपको ये सब बनाने पड़ेंगे। और बीआरडी एफआरएस, जनरली एसआरएस के अलावा मेनली आपको हो सकता है एचएलडी भी बनाना पड़े, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो। एचएलडी में क्या रहता है, एपीआई यूपीआई का नॉलेज होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना पड़ता है, टेबल वेबल का। उसमें क्या है, इनपुट आउटपुट डायग्राम बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के चीजें उसमें एचएलडी में आती हैं, और एचएलडी में सिक्वेंशियल डायग्राम्स भी आते हैं, ठीक है ना। सिक्वेंशियल डायग्राम भी हम बना सकते हैं उसमें। और क्या हम बना सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे यूज केस डॉक्यूमेंट बनाओ, उनका उनका अपना मेथड होता है। तो वहां पे क्या रहता है, यूज केस होता है, उसके अंदर जितनी यूजर्स, वो भी एक होता है मेथड। तो वहां पर वो उन कंपनी में होता है जहां पर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स नहीं होते हैं एक्चुअली। नहीं तो जो चीज आप जीरा या रैली में लिख सकते हो, फिर से डॉक्यूमेंट क्यों बनाना। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं, भैया मैंने तो खुद बनाई है, मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है, यूज केस, उसके सारे यूजर स्टोरीज, ईच यूजर स्टोरी का प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, इंटरनल स्टेक होल्डर, आई मीन द एक्टर्स, एक्सटर्नल एक्टर्स, इंटरनल एपीआईज, एक्सटर्नल एपीआईज, और फिर सिक्वेंशियल वे में आप यूज केसेस क्या मेंशन करोगे। तो बहुत ही डिटेल्ड बनता है डॉक्यूमेंट वो। अ, पता नहीं अभी भी लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन भाई मैंने तो बनाया था, वो बनाना पड़ा था मुझे। अच्छा, अब हम बात आते हैं डेटाबेस टेबल का नॉलेज। डेटाबेस टेबल, देखो दोस्तों, कहने को टेक्निकल है, हम बोल सकते हैं कि ये भाई ये डेवलपर लोग देख लेंगे, हम क्यों देखें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आपको भी थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि आपको एक रिटेल की वेबसाइट बनानी है। अब रिटेल में क्या रहेगा, आपको ये कैटलॉग्स मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, कैटेगरी मास्टर, ठीक है ना, ये सब रहेगा ना थोड़ा सा, इमेज मास्टर। आप कैसे करोगे? तो आपने फ्रंट एंड बना दिया, यूआई यूआई बना दिया, लेकिन आप वहां पर थोड़ा विजुअलाइजेशन करके फील्ड लेवल इंफॉर्मेशन भी दो। कैसे दोगे आप जो है उसको विजुलाइज करो, एक कैटेगरी मास्टर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऐसा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो सकती हैं इसमें, कैटेगरी आईडी होगी, कैटेगरी नेम होगा, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है ना। कैटेगरी कुछ और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स होंगे तो वो लगा सकते हो उसमें। तो ये मिनिमम आप विजुलाइज कर सकते हो ना। अब प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटलॉग। तो वहां पर वो सारी मैपिंग हो जाएगी। ये ऐसे समझो, हाई लेवल क्या है, कैटलॉग, फिर कैटेगरी, फिर प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट की डिटेलिंग दोगे तो उसमें ये सारी मैपिंग होनी चाहिए ना, ऊपर वाली भी। तभी तो आप बता पाओगे नहीं भैया ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी, किस कैटलॉग से बिलोंग करता है। तभी तो आप उसको, जब वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जब कार्ट में मूव करते हैं आइटम, तो इंटरनली वो सारी चीजें मैप होती हैं। तभी वो लोग वहां जाकर सॉर्ट कर पाते हैं कि अच्छा ये आइटम कहाँ मिलेगा। तो उनको मालूम होता है वेयर हाउस में ये कैटेगरी की सारी, ये कैटलॉग की चीजें, ये सपोज कैटेगरी कैटलॉग क्या है, यही ना, ये क्लॉथ है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कैटेगरी क्या हो गई कि वो वॉशिंग मशीन कैटेगरी का है, कि वो एसी है, रेफ्रिजरेटर है। तो ये जब इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहती है तो वो लोग लोकेट कर लेते हैं इजीली उनके वेयर हाउस में, कहाँ से उनको वो पिकअप करना है, कहाँ से उठा के डालना है, ठीक है ना। तो ये हाई लेवल थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए डेटाबेस टेबल्स की। और उसमें भी आपको और थोड़ा डीप जाओगे तो ये जरूर होना चाहिए कि फॉरेन की और प्राइमरी की क्या हो सकती हैं। तो प्राइमरी की होती है जो मेन आइडेंटिफायर्स होते हैं आपके, जो यूनिक होता है उस पर्टिकुलर टेबल में। जैसे आईडी, जितनी भी आईडीज होती हैं, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये सब हमारी प्राइमरी की होती हैं। और फॉरेन की हो सकती है हमारी, जैसे कि जो कैटेगरीज हैं हमारी, या एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स हैं जो मल्टीपल टेबल्स में एज ए रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, वो हमारी फॉरेन की हो सकती है। उसकी डिटेलिंग भी आप दे सकते हो। और डीप जाना है तो आप डिटेलिंग दे सकते हो कि कैटेगरी आईडी, उसका डेटा टाइप क्या होगा। मैं बोलता हूँ इंटीजर होगा, इंटीजर बोले तो 0, 0, 1 मतलब अल्फाबेट्स। अब मैं बोलता हूँ वैर कैर, अगर कैटेगरी नेम तो वो वैर कैर हो सकता है। वैर कैर मतलब इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्कोर आइटम, तो ये हमारा वैर कैर मतलब क्या रहेगा, उसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं वैर कैर में। एन वेयर केयर में क्या रहता है, एन वेयर केयर मतलब वो मल्टीलिंगुअल भी आ जाता है उसमें, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, एट द रेट, अंडरस्कोर, हाइफन, स्लैश। तो ईमेल जनरली एन वेयर केयर और उस कैटेगरी का होता है, ईमेल जहां भी हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। फिर इस पर्टिकुलर फील्ड की मिनिमम लेंथ क्या है, मैक्स लेंथ क्या है, वो भी डिफाइन कर दिए तो हमारे यूजर्स को, हमारे डेवलपर्स को इजी होता है जब वो लोग उसको एक्चुअल काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आप खुद विजुलाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो आप डेवलपमेंट टीम के साथ बैठ के उनकी हेल्प भी ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और उन वो ये भी नहीं बोलेंगे कि आपको, नहीं नहीं भाई मैं तो क्यों बोलूं, अरे भाई तुम, हम लोग टीम है, आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही रहता है, अगर वो नहीं कर रहा है कोई सपोर्ट, आप पीएम से बोलो भाई देखो ये तो बेकार है, ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, एनालिसिस फेज में। तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अर्जुन जी आपका क्वेश्चन है डोमेन टर्मिनोलॉजी कैसे फाइंड करें। नहीं ये तो यार देखो, ये तो जिस डोमेन में आप काम करते हो उस डोमेन का अगर आप थोड़ा सा जाकर गूगल पे थोड़ा सा ब्राउजिंग कर लो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, तो वहां से आ जाती है। और धीरे धीरे जब आप उस डोमेन में आ जाते हो तो बेस्ट हो जाता है। अब एग्जांपल बताऊं आपको, मैं फर्स्ट टाइम एक कंपनी में काम किया था, उसमें सीआरओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, किस लैंग्वेज में बात करूं, पता नहीं क्यों रिस्ट्रिक्शंस कुछ कंपनीज ने बना रखा है यार, पता नहीं क्यों बीएस के लिए बनाते हैं यार। अरे तुम वो 2 महीने, 1 महीने में कवर कर लेगा यार, कोई भी डोमेन होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। मेरे खुद के रिज्यूम कितने यार रिजेक्ट हो जाते हैं यार, वो फिनेंस डोमेन का है नहीं, इंश्योरेंस डोमेन अभी तक नहीं मिला, मौका नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, क्या करूं मैं। अगर जब तक आप मौका नहीं मिलेगा मुझे, मैं कहाँ से गेन कर लूं एक्सपीरियंस, कहाँ मैं सड़क पे घूम के डोमेन का एक्सपर्टाइजेशन गेन करूं भाई, आप जब मौका ही नहीं दोगे तो। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर्चुनेटली मुझे मिली है, मुझे सीआरओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को मिला, जहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनका ह्यूमन ट्रायल्स होता है, राइट। जो ह्यूमन ट्रायल होता है, पेशेंट भर्ती किए जाते हैं, उनके ऊपर दवा ट्रायल की जाती है, उनका आउटपुट जनरेट किया जाता है, उस कंपनी में भी काम किया हूँ मैं, और बहुत अच्छा काम किया था मैं, क्योंकि उस तरह का मुझे वहाँ पे इन्वायरमेंट मिला, सपोर्टिंग मिला। और
उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि आपको पहले से नॉलेज है कि नहीं है। उन्होंने थोड़ा टाइम भी दिया था कि आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करो। तो हम ऐसी कंपनीज को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और होप कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और हों। ठीक है ना। और वैभव, विशाल विशाल विश्वा, BPM and active diagram, flow chart, cross function diagram, other diagrams, where are these used exactly and how to master them? भैया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से BPMN, एक्टिविटी डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप वहीं पर जाकर सीख लो वीडियोस को। मैंने बनाए हुए हैं वीडियो इसके। उनको सीख के आप घर में प्रैक्टिस कर लो, MS Visio पे बना के। ठीक है ना। कहाँ यूज होते हैं? हर जगह यूज होते हैं, वो भी बता दूं आपको मैं। ये चाहे वाटरफॉल मॉडल हो, चाहे जाइल स्क्रम मॉडल में हो, ये सारे मिनिमम पूछे ही जाते हैं, आपको जरूरत पड़ी जाएगी। BPMN और फ्लो चार्ट तो मतलब 100% आएगा, किसी भी प्रोजेक्ट में आएगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट। एक्टिविटी सीक्वेंस वगैरह मानता हूँ कभी कभी नहीं, इतना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन BPMN फ्लो चार्ट तो भाई आएगा ही है। अब आपको यूजर जर्नी प्रेजेंट करनी है, यूजर की, कस्टमर की, कैसे प्रेजेंट करोगे? तो मिनिमम फ्लो चार्ट तो आपको आना ही चाहिए बनाना। आपको BPMN तो आना ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये हर जगह यूज हो जाएगा, चाहे एजाइल हो और चाहे वाटरफॉल हो। ठीक है ना। आप जब BRD बनाओगे तो भी आप उसमें डाल सकते हो, FRS बनाओगे उसमें डाल सकते हो। नहीं, आप डायरेक्ट यूजर स्टोरी लिख रहे हो एजाइल स्क्रम प्रोसेस में, BRD वाईडी का नहीं है, तो यूजर स्टोरी में बना दो। क्योंकि जब एपिक लिखते हो ना, एपिक एपिक ही लिखते हो ना, पहले एपिक को फर्दर ब्रेक डाउन करते हो ना यूजर स्टोरीज में, तो एपिक में ये चीजें बना के डालोगे आप। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है आपके थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट करने का, और क्लाइंट के थॉट प्रोसेस को समझ के, वाइस वर्सा, वो क्या कह रहा है उसको समझ के प्रेजेंट करने का, आप क्या कहना चाह रहे हो वो प्रेजेंट करके समझाने का, दोनों तरीके से यूज होता है। ठीक है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है भाई कि आप एजाइल स्क्रम भी सीखना पड़ेगा, और वाटरफॉल में जो BRD FRS है वो भी सीखना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, देखो। ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, फिग्मा का यूज। तो भाई अगर फिग्मा आपको मिल रहा है काम करने को कहीं भी, तो बिल्कुल कर लीजिए। फिग्मा बहुत अच्छा टूल है। और मतलब मुझे तो थोड़ा सा काम करने को मौका मिला था पिछली कंपनी में, लेकिन ये काफी पॉपुलर है। और इसका एक बेनिफिट आपको बताता हूँ। फिग्मा हो गया, या एक्सोर, नॉट एक्सोर, ये वाला रहता है ना, कौन सा, बाल्सामिक। तो इसमें तो बेनिफिट ये हो जाता है, और ये वाला एडोब का XD, उसका एडोब का भी एक प्रोडक्ट है। तो ये क्या रहता है, आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हो लिंक, तो वो व्यू भी कर सकते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशन करना तो मॉडिफिकेशन भी, मतलब आप परमिशन के साथ में, एडिट एडिट परमिशन वो दे सकते हो उनको। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव टूल है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम यूज किया, मुझे नहीं मिला एक्चुअली। कंपनी थोड़ा सा लाइसेंसिंग कॉस्ट रहता है एक्चुअली, लाइसेंस वो लोग बेयर नहीं करते, तो मैंने मैक्सिमम अपने खुद के टूल ये रहते हैं ना, draw.io फ्री वाले, पेंसिल, ये सब मैंने यूज करके दिया है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छी चीज है टूल ये। और इसमें क्लाइंट भी एक्सप्लोर कर सकता है, क्लाइंट भी अपने पास से अपडेट दे सकता है कुछ भी। वो बोलता है मुझे कलर पसंद नहीं आएगा, तो वो खुद से कलर को, नया कलर जो चाहिए उसको, वो कलर डाल के आपको दे देगा, भाई देखो मैंने वायर फ्रेम अपडेट कर दिया है, मुझे ऐसा कुछ दिखता हुआ स्क्रीन बनाने को बनना चाहिए। तो आप डेवलपर को बोलोगे भाई देखो क्लाइंट का फीडबैक आया, आप ऐसा बनाओ। कितनी अच्छी बात है, सोचिए आप। ठीक है ना। तो ऐसे ही रहता है। ये दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है ना, एक चीज से काम नहीं बनेगा। आप प्योर एजाइल मास्टर बन के घूमोगे तो बहुत ही लिमिटेड जॉब है, और प्योर वाटरफॉल में अगर बना के रहना चाहोगे तो भी भाई बहुत लिमिटेड जॉब है। ये मिक्स अप्रोच में ही आजकल चल रही है। कहने को सब डेवलप हो रहे हैं, लेकिन चलती इन दोनों को साथ में लेके ही है चीजें। ठीक है ना। तो अभी देखो वो बहुत सारा कंपनी है, ये कौन सा है कंपनी यार, सेल्स फोर्स ने बहुत बहुत फायरिंग की है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत निकाला है लोगों को। पता नहीं क्यों कर रहे हो, वो वर्ल्ड वाइड रिसेशन फिर से आ रहा है आई थिंक। यही कोरोना वोरोना और जो भी, जो यूक्रेन और रशिया वॉर है उसकी वजह से भी, यूएस, ये सारे इफेक्ट आए हैं जो US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वहां पे ज्यादा इफेक्ट आया है। तो थोड़ा
थोड़ा आप थोड़ा सा अपनी जॉब को सिक्योर करके रखिए, मैनेजर और सबके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखिए, अच्छे से काम करिए। आपको कोई भी चांस नहीं देना है कि आपके ऊपर कुछ ले ऑफ्स का वो आए, ठीक है ना? तो अच्छे से काम करिए भाई। और और कुछ क्वेश्चंस है, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं आज के लिए। और नेक्स्ट आप मुझे कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो मुझे आप पिंग करके रखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो मैं डायरेक्टली वी कैन टॉक ओवर देम, ठीक है ना? और मैं देखता हूँ अगर वो RSCI मैट्रिक्स अगर नहीं है तो मैं बना के डालता हूँ एक वीडियो, ठीक है ना? चलिए फिर, थैंक यू गाइस। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी शेयर कीजिए, नॉलेज शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग। और उनको भी इनवाइट कीजिए लाइव सेशंस में ज्वाइन करने का, उनके डाउट्स भी क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी वीकेंड्स, हैप्पी फेस्टिवल, पोंगल, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। अभी जर्नी पे बनाइए, जर्नी पे अभी इतना बड़ा कहाँ हूँ यार मैं अपनी जर्नी वीडियो, लेकिन मैं एक बनाऊंगा, ठीक है? चलिए बनाता हूँ मैं, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल्स हैं लाइफ के, बनाता हूँ एक मैं। है तो बहुत स्ट्रगल भाई, कोई भी बिना स्ट्रगल के रहता नहीं है, सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, नो डाउट। बनाता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है ना भाई? महेश भाई, फ्यूचर स्कोप 100 साल बाद भी बिजनेस एनालिस्ट से कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना? आप रोबोट बैठाल के रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं कर सकते हो। आप रोबोट सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट बैठ के क्लाइंट से इंटरेक्ट करके रिक्वायरमेंट लेगा ना, इतना बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है, आगे बनने वाला भी नहीं है। हम ही लोग हैं जो रोबोट को बनाएंगे, और हम ही लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी सिस्टम में। और ऑगमेंट रियलिटी इन AI ML और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जा ही रहा है पूरा मार्केट, लेकिन दे विल नॉट रिप्लेस BA। BA तो चाहिए ही उनको, जो क्लाइंट के झिकझिक को झेल के उनको उनका काम समझ के उनका रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करवा के दे। रोबोट बैठ के नहीं करवाएगा, ना रोबोट बैठ के कोडिंग करेगा, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लो, ठीक है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीजें जो होती हैं, ये सब आपके सपोर्टिंग हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट टेक ओवर होल थिंग। तो आप वो 10-15 साल छोड़िए, और कितने भी हों दो, ये कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है ना? कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई ना, ऑटोमेटिक, वो रोबोट से बनती है ना, बिल्डिंग भी हो जाती है, पूरा कार का फ्रेम भी रेडी हो जाता है, लेकिन क्या वहां पे आदमी नहीं है? सिस्टम फेल हुआ तो कौन उसको बंद करके उस प्रोसेस को रोकेगा? कौन उसको रिज्यूम करेगा प्रोसेस को? सब मॉनिटरिंग चलती रहती है ह्यूमन के थ्रू, ठीक है ना? तो बहुत ही ये, मुझे तो नहीं लगता नेक्स्ट 100 years में भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद है कि humans will be replaced completely by the systems, artificial intelligence or anything, okay, similar things. No, it's not like that, okay? So don't worry, जब तक IT इंडस्ट्रीज हैं, जब तक डेवलपर हैं, जब तक कोडर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, QAs हैं, BA भी रहेंगे सर्वदा, डोंट वरी, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप अपने क्वेश्चंस डाल के रखिएगा, हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम लोग मिलेंगे फिर से, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, keep encouraging people to join in these sessions, learn BA skills and shape up their career. Thank you guys, thank you very much, bye bye. इसको खोल के देख, इसमें कुछ